ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्र तथा जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। वर्तमान समय में चल रहे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की शिफ्टों का एनालिसिस करके मैं आपके सामने रैपिड फायर सीरीज के सेट नंबर 2 लेके आया हूं। इस सेट में मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जो एग्जामिनर बार बार प्रश्नों को पूछ रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। उससे पहले पिछले सेट में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था एल्केन का सामान्य सूत्र, उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, आपको पता ही होगा। चलते हैं अब प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, हाइपरमायोपिया में क्या होता है? ए, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। बी, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती। सी, रंगों में भ्रम होता है। और डी, केवल रात में दिखाई नहीं देता है। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरमायोपिया क्या होता है। हाइपरमायोपिया जो होता है वो दूरदृष्टि दोष होता है। अब जब आपको पता चल चुका है कि हाइपरमायोपिया अर्थात कि दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जबकि पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो इस प्रश्न में यही आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। और हाइपरमायोपिया के लिए अगर आपसे पूछा जाता है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरमायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह भी ग्रुप डी एग्जाम के कुछ शिफ्टों में पूछा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, कोलाइड किसे कहते हैं? ए, पूर्णतः समान मिश्रण। बी, वह मिश्रण जिसे कण आंखों से दिखते हैं। सी, वह मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में फैले रहते हैं। और डी, केवल ठोस पदार्थों का मिश्रण। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोलाइड जो होता है वह मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में सूक्ष्म रूप से मिले होते हैं, अर्थात एक पदार्थ के जो सूक्ष्म कण होते हैं दूसरे पदार्थ में मिले होते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। ऑप्शन बी, चंद्रमा। ऑप्शन सी, ज्ञानीविड। और ऑप्शन डी, यूरोपा। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह का नाम आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञानीविड। ज्ञानीविड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस ग्रह का यह उपग्रह है, तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। और यह इतना बड़ा उपग्रह है कि यह बुध से भी ज्यादा बड़ा है। प्रश्न क्रमांक 4, विज्ञान दिवस किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी, डॉक्टर CV रमन। ऑप्शन सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और ऑप्शन डी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। प्रश्न में यह पूछा गया आपसे कि विज्ञान दिवस किस भारतीय के नाम से मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। प्रश्न क्रमांक 5, चालकता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, ओम। ऑप्शन बी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन सी, ओम मीटर। और ऑप्शन डी, एम्पियर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अर्थात कि चालकता का SI मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रश्न क्रमांक 6, ग्रेगर मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है? ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी, प्रथम पीढ़ी में केवल अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पीढ़ी में कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जो एग्जामिनर है इस वर्ष ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ग्रेगर मेंडल से संबंधित एक प्रश्न डालता ही है वो अपने सेट में। तो उससे संबंध में एक ऐसा प्रश्न लाया हूं जो कि एग्जामिनर अगले आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। उन्होंने क्या किया था, मटर के छोटे पौधे और मटर के सबसे बड़े पौधे दोनों के बीच संकरण करवाया था। तब क्या होता है, दोनों के बीच संकरण करवाने पर क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये प्रभाविता का नियम होता है, ग्रेगर मेंडल की प्रभाविता का नियम यही कहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न क्रमांक 7, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा प्लस टिन, ऑप्शन बी तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन सी लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम प्लस तांबा। पीतल की अगर हम बात करते हैं तो तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8, यदि किसी लेंस का आवर्धन धनात्मक है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। लेंस के प्रश्न को समझने के लिए आपको लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस को समझना होगा और उसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको भी समझना होगा। इस वीडियो के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं लेंस पर ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस सब चीज़ों पर एक पूरा वीडियो मैं डिटेल से लाऊंगा। अभी मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि आभासी और सीधा है। प्रश्न क्रमांक 9, सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि एक स्वस्थ और सामान्य आंख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्केल लेते हैं और उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखते हैं और उसके नज़दीक लाते हैं, जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर के नज़दीक किसी वस्तु को लाएंगे तो आपको दिखना थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्वस्थ आंख होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य के बच्चों का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता के अंडाणु पर, ऑप्शन बी पिता के शुक्राणु पर, ऑप्शन सी माता के रक्त समूह पर, ऑप्शन डी माता की आयु पर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पिता के शुक्राणु पर। प्रश्न क्रमांक 11, 1000 वाट के प्रेस तथा 1500 वाट के फ्रिज का लगातार 3 घंटे तक प्रयोग किया गया। यदि एक यूनिट का मूल्य 7 रुपये हो तो मालिक को कितना बिल देना होगा? इस समय आपने देखा होगा कि साइंस में ऐसे क्वेश्चन हर एक सेट में एक क्वेश्चन ऐसे जो एग्जामिनर है डाल ही रहा है, तो इसलिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न है ऐसे ही सेट किया है और आपके सामने लाया हूं। तो ये प्रश्न को लगा के आपको मज़ा आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने साइंस का 1 नंबर प्राप्त किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि 1000 वाट का प्रेस तथा 1500 वाट के फ्रिज का लगातार 3 घंटे तक प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, 1000 वाट और 1500 वाट को जोड़ना है तो कितना आएगा? 2500 वाट आएगा। 2500 वाट जब आपके पास आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगी कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है तो आपको 2500 वाट अर्थात कि 2.5 केवी हो गया किलोवाट। 2.5 केवी आप 1 घंटे में यूज कर रहे हैं बिजली का प्रयोग। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं 3 घंटे की वो लगातार यूज करता है तो 3 से आप गुणा कर देंगे। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो 2.5 गुणे 3 अर्थात कि 7.5 यूनिट आ गया आपके पास। अब चूंकि इसमें बताया गया है कि 1 यूनिट का मूल्य कितना है? 7 रुपये है। तो जब 1 यूनिट का मूल्य 7 रुपये है तो 7 से आप गुणा कर देंगे। जब 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52.50 रुपये। अर्थात कि एक दिन में आपने एक दिन में मालिक ने 52.50 रुपये का बिजली बिल उसे भुगतान करना होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 12, कौन सी झिल्ली पारगम्य होती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी नाभिकीय झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। आपको पता होगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, जबकि कोशिका जो भित्ति होती है वो पूर्णतः पारगम्य होती है। अगर आपसे अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में अर्ध पारगम्य पूछा जाता है कौन से है, तो वो होती है आपकी कोशिका झिल्ली होती है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 13, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने समझने याददाश्त और तार्किक शक्ति के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिगेंटा, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम और ऑप्शन डी पोन्स। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क के जो फ्रंटियल भाग होता है, अग्रभाग, उसका प्रयोग किया जाता है। सेरिब्रम उसका प्रयोग किया जाता है सोचने समझने और याददाश्त में।
सेरिब्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 14, मास्टर ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी पैंक्रियाज। मास्टर ग्रंथि आपसे पूछा गया है, तो मास्टर ग्रंथि जो होती है वो क्या कहलाती है? अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि इसे मास्टर ग्रंथि कहा क्यों जाता है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि है, एकदम करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्यों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे सभी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उस पर कंट्रोल स्थापित करके रखती है। कौन? मास्टर ग्रंथि। इस कारण से पिट्यूटरी ग्रंथि, इस कारण से इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए वीवर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी हेनरी। थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, यह प्रश्न अच्छा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फील्ड से लेकर कई क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, तो मैंने इसलिए चुंबकीय फ्लक्स से एक क्वेश्चन उठाया है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वीवर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 16, क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यह प्रश्न। अगर कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्ज़ाम में भी कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है और ऑप्शन भी मैंने ऐसे सेट किए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 7। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक तो लगभग सभी को पता ही होगा कि इस क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। सबसे पहले हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्लोरीन का स्ट्रक्चर ये तैयार कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। इसमें 2 हो जाएंगे, 2 8, इसमें 8 होंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। और इसमें तीसरा वाला जो घेरा होगा, चूँकि 2 8 2 10 हो गए और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, चूँकि 17 हो जाएगा परमाणु क्रमांक क्लोरीन का Cl। तो क्या होगा, आपसे पूछा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपसे 2 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। एक तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है क्लोरीन का, एक तो परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपसे पूछ सकता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। और प्रश्न तीसरा जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है उसकी संयोजकता। तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, यह है आपको बताना है। संयोजकता जो होती है, जो उसका कक्ष है वो पूर्ण कब होगा? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जो पहला कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से 2 8 18 32 इस प्रकार से होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8वां इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब क्या हो जाएगा, इसका कक्ष जो है पूर्णता हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए Cl को, किसको? क्लोरीन को। तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? अगर आपसे संयोजकता पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा 1। वहीं अगर पूछा जाता है आपसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाती है तो ये 7 है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो 7 जो इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगर आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे गए और संयोजकता अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों को एग्जामिनर इस समय पूछ रहा है, इस कारण से मैं ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाता हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है जीवन की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी प्रणाली। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। एक कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये एक बेसिक सा प्रश्न है जो 6वीं 7वीं की विज्ञान की किताब होती है, यह प्रश्न आपको उस किताब में भी मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18,
लिफ्ट से ऊपर जाता हुआ व्यक्ति का शरीर भारी क्यों महसूस होता है? ऑप्शन ए, शरीर का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, लिफ्ट में त्वरण ऊपर की दिशा में होने के कारण। और ऑप्शन डी, शरीर का आयतन कम हो जाता है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको जवाब देना है इस प्रश्न का। लिफ्ट में ऊपर जाता हुआ व्यक्ति का शरीर भारी क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो है लिफ्ट में त्वरण ऊपर की दिशा में होने के कारण। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो त्वरण जो होता है ऊपर की ओर लगता है, जिस कारण से व्यक्ति का शरीर भारी महसूस होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो प्रश्न है मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि एक छात्र जो है एग्जाम सेंटर में जब बैठता है कंप्यूटर के सामने, तो उसके सामने जो ऐसे ऑप्शन रख दिए जाते हैं तो क्या होता है, वो घबरा जाता है और घबरा के गलत जो ऑप्शन है उसमें टिक कर देता है। इस कारण से अगर आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे पहले से, तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा और आप एग्जाम टाइम में घबराएंगे नहीं और अच्छे से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, विद्युत मोटर में किस कुंडली के कारण धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए, क्षेत्र कुंडली। ऑप्शन बी, सर्किट कुंडली। ऑप्शन सी, तापमान कुंडली। और ऑप्शन डी, प्रेरण कुंडली। आपको पता होगा कि विद्युत मोटर में जो है धारा प्रवाहित होती है वो कुंडली के कारण होती है, लेकिन किस कुंडली के कारण होती है ये अभी आपको डाउट होगा, तो इस प्रश्न से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, प्रेरण कुंडली। और विद्युत मोटर में धारा जो प्रवाहित होती है वो प्रेरण कुंडली के कारण ही होती है। प्रश्न क्रमांक 20, क्षय रोग किस कारण से होता है? क्षय रोग अर्थात कि आप इसे सामान्य भाषा में टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वायरस। ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी, फंगस। और ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। यह एक सामान्य प्रश्न है जो कि आपको पता होना चाहिए और इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जैसे कि हवा के माध्यम से अधिकतर ये बैक्टीरिया जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, टेलीविजन सिग्नल को किस मंडल से प्राप्त किया जाता है? आपको वायुमंडल के जो अलग अलग जोन है और अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का नाम पता होना चाहिए, और नाम नहीं भी पता है तो किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में क्या प्राप्त होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। तो टेलीविजन जो सिग्नल होता है वो आपको प्राप्त होता है किससे? आयन मंडल से प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर आयन मंडल में ही जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो जाते हैं और उन सैटेलाइट के माध्यम से ही हमको सिग्नल प्राप्त होता है। बात करते हैं अब क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल में हमारे जो वायुमंडलीय आकाशीय घटनाएं होती है वो आपको क्षोभ मंडल के माध्यम से ही होती है। और अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की, तो ओजोन परत हमारी पाई जाती है समताप मंडल में। प्रश्न क्रमांक 22, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशी कोशिका। ऑप्शन नंबर बी, रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन्स। और ऑप्शन नंबर डी, हड्डी की कोशिका। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका है, और ये सबसे लंबी जो कोशिका है मानव शरीर की, ये न्यूरॉन्स ही होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका, तो वो पुरुष के अंदर पाई जाने वाली जो स्पर्म है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रश्न क्रमांक 23, अम्ल वर्षा में कौन से तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है कि जैसे कि हमारे पुरानी जो इमारतें हैं, जो हमारी धरोहर हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, इन सभी को अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो रही हैं और धीरे धीरे इनके रंग में परिवर्तन होता जा रहा है। तो क्या होता है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अम्ल वर्षा में कौन से तत्व होते हैं जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। डेंगू में किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। और ऑप्शन सी, WBC। और ऑप्शन डी, RBC। आपने सुना होगा कि डेंगू जब होता है किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। यह भी आपको याद रखना होगा। प्रश्न क्रमांक 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस काम के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए भवनों की दीवारों की सजावट, ऑप्शन बी मूर्तिकला और कलाकृति का बनाना, ऑप्शन सी चोटिल अंगों में ड्रेसिंग और ऑप्शन डी लोहे में जोड़ लगाने के लिए। आपको ये बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है, तो आपको उस ऑप्शन को छांटना है। ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लोहे में जोड़ लगाने के लिए। लोहे में जोड़ लगाने के लिए हम सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी भवनों की दीवारों का सजावट, मूर्ति कला या फिर किसी भी चोटिल अंगों की ड्रेसिंग के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र बताना है। और इस क्लास के आरंभ में मैंने आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताया था जो कि CnH2n+2 था। अब आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र बताना है। इस प्रकार मैंने आपको 25 वो क्वेश्चन करवाए हैं अपने सेट के दौरान जो कि ग्रुप डी की सभी शिफ्टों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैं अपने सेट में लेकर आया हूं और आपको उसी तरीके के प्रश्नों को करवाता हूं जिससे आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं और ग्रुप डी में एग्ज़ाम देने से पहले इस सेट लगाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर जो घबराहट, हिचकिचाहट और एक डर रहता है वो डर ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर रिलैक्स माइंड से एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ग्रुप डी की प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी, वो सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से समझाया था। हर एक चीज़ों को बारीकी से मैंने आपको समझाया था। तो आप उस वीडियो को देखें और उसी तरीके से तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।